पीईटी में सामान्य अध्ययन में आज हमारा होगा मॉडल पेपर नंबर 9। इससे पहले हमने आपको 8 मॉडल पेपर करा दिया। अगर आपने उसे नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उसे जरूर देखिएगा। और वीडियो के आखिरी में अब आप हमें जरूर बताएं कि आपके कितने स्कोर हो रहे हैं साथियों। ठीक है, तो चलिए एक आसान से क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। करा कि सिंधु सभ्यता के लोग गन्ने की खेती से परिचित नहीं थे। लोथल से हमें आटा पीसने की पत्थर की चक्की के 2 पार्ट मिले हुए हैं। जैसे इस समय आप जानते हैं चक्की आती है ना, आटा पीसने वाली जो पहले होती थी, ऐसा पार्ट हमें लोथल से मिला है। लोथल और देसलपुर से तांबे की मोहर मिली हुई है। लोथल और मोहनजोदड़ो से एक मोहर पर नाव का चित्र अंकित है। कई सारे पॉइंट इसमें पूछे गए हैं और आपसे कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा। तो साथियों याद रखिएगा, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं और इस प्रश्न में हमें कई सारी बातें सीखनी है। सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। देखिए, सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वह गन्ने से परिचित नहीं थे। जैसे वर्तमान में जो गन्ना होता है वो लोग गन्ने की खेती नहीं करते थे। ठीक है, और देखिएगा लोथल से हमें आटा पीसने की पत्थर की 2 चक्की के पार्ट मिले हैं। इसका मतलब है कि वो लोग गेहूं पीस कर खाते थे, है ना। अगली बात, लोथल और नौसारे से घोड़े की मिट्टी की आकृतियां मिली हुई हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि सिंधु सभ्यता के लोग बहुत अच्छे से तो घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन फिर भी हमें लोथल और नौसारे से घोड़े की मिट्टी की आकृतियां मिली हुई हैं। ठीक है, आप देखेंगे किसी भी मोहर पर घोड़ा, गाय और ऊंट का अंकन नहीं मिलता है। तो सिंधु सभ्यता के किसी भी मोहर पे आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा पशु नहीं है, उनमें से ऑप्शन रहेगा या घोड़ा या गाय या फिर ऊंट। इसका ध्यान रखिएगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो मोहरें मिली हैं और जो मृदभांड है माने बर्तन है, वहां पे जहाज तथा नौकाओं के चित्र पाए गए हैं। मतलब जहाज मतलब हाँ, वो ऊपर वाला जहाज नहीं माने जलयान है। ठीक है, मतलब जल की जहाज, जलयान कह सकते हैं। ठीक है, वही नौका, जलयान कहिए या नौका कहिए। लोथल से एक जलयान मिला है या नौका की मिट्टी का मॉडल। नौका कई मिट्टी का मॉडल कहते हैं या नौका का टेराकोटा कह सकता है। पेपर में कहेगा नौका का टेराकोटा का मॉडल कहाँ से मिला, तो हमारा जवाब होगा लोथल से, क्योंकि आप जानते हैं यह डॉकयार्ड था उस समय। ठीक है, लोथल और देसलपुर से हमें तांबे की मोहर देखने को मिलती है। लोथल और मोहनजोदड़ो 2 जगह हैं जहाँ पे नाव का चित्र अंकित है। मतलब नाव चित्र अंकित, कहीं कहीं हमें नाव का चित्र जो है देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा फैक्ट है, इसको थोड़ा याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक कालीन नदी और उनका प्राचीन नाम है सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया हुआ है प्राचीन नदियां जो वैदिक काल की हैं, दूसरी तरफ दिया हुआ है उनका आधुनिक नाम। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो कुर्रम नदी को हम क्रूमो नदी कहते थे, ये बात सही है। बितस्ता तो झेलम को ही बोलते हैं, ये बात भी सही है। बिपाशा जो है वो ब्यास नदी को उल्टा हो गया है, यहाँ पे ब्यास नहीं सही है, बिपाशा ब्यास नदी को बोलते हैं, सही है। गोमती जो है ये गोमल नदी एक थी, गोमल नदी साथियों, कौन सी नदी, गोमल नदी उसको बोलते हैं, स्वात को नहीं बोलते हैं। ठीक है, स्वात जो है एक नदी हुआ करती थी, स्वास्थ्य नदी एक नदी है, स्वास्थ्य नदी, इसको बोलते हैं स्वात नदी। ठीक है, तो यही वाला आपका गलत हो जाएगा। आपसे पूछा कौन सा सही नहीं है, तो प्रश्न का जवाब होगा डी वाला सही नहीं है। अब देखिए इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा। और ऋग्वैदिक काल की कुछ नदियां हैं, जैसे कुर्मो नदी, इनको कुर्रम बोलते हैं इस समय, बितास्ता को झेलम, परशुनी को रावी, विपाशा को ब्यास। दृश्यद्वंती नदी याद रखिएगा, यह जो है घग्गर नदी है। गोमती गोमल, स्वास्थ्य स्वात नदी, कुंभा काबुल नदी, अस्किनी चिनाब नदी, शतुद्री सतलज और सदा नीरा, यह जो है गंडक नदी को बोलते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। जैन धर्म के प्राचीन ग्रंथ को हम पुब कहते हैं। जो जैन धर्म के ग्रंथ हैं उनको कहा कि पुब कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। कल्प सूत्र के लेखक हेमचंद्र हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा सही आपका है, तो देखिए जो कल्प सूत्र है साथियों उसके लेखक भद्रबाहु स्वयं थे। तो ये वाला विकल्प आपका गलत हो जाएगा, यानी तीसरा आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं, इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा, बी आपका राइट आंसर। ठीक है, और देखिए कुछ जैन साहित्य है, इनको आप रख लीजिएगा। जैन धर्म के प्राचीन ग्रंथ को क्या कहते हैं, तो पुब कहते हैं। इनकी संख्या टोटल 14 है, जिन्हें हमें पूरा नहीं रखना, संस्कृत वाला नहीं रखना है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं, तो जैन साहित्य को आगम कहते हैं, जिसका मतलब होता है सिद्धांत। जो ये जैन साहित्य हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं, तो वो अर्धमागधी में भी हैं,
मागधी में भी हैं, प्राकृत में भी हैं, तीनों भाषाओं में लिखे गए हैं। कुछ जैन साहित्य उनके याद रखिएगा, जैसे भद्रराव बाहू ने कल्प सूत्र लिखा है, हेमचंद्र ने परशिष्ट पर्वन लिखा है, उमा स्वामी ने ये संस्कृत का है, उमा स्वामी ने तत्वार्थ दिगम सूत्र लिखा जो कि संस्कृत भाषा में साथी, नेमिचंद्र ने द्रव्य संग्रह, मल्लिसेन ने स्यादवाद मंजरी लिखा है, प्रभाचंद्र ने प्रभा कमल मार्तंड लिखा। तो इनका थोड़ा सा आप याद रखना, आगे चल के इसकी जरूरत पड़ने वाली है, पेपर में मतलब आएगा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख या गुहालेख में अशोक को महाराजकुमार कहा गया है? यानी अशोक को कौन से उसके महागुहालेख में या अभिलेख में महाराजकुमार कहा गया है? तो साथियों याद रखिएगा, जो पानगुरिया का अभिलेख है एमपी मध्य प्रदेश में मिला हुआ है, तो ये जो है इस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को महाराजकुमार कहा है, यानी महाराजकुमार उसको कहा गया है। तो प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा साहेब, राइट आंसर। ठीक है, देखिए अब कुछ अभिलेख है जिसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, याद करना पड़ेगा। जैसे इसका जो मास्की अभिलेख है उसमें आप देखेंगे अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है और अशोक का नाम इस वाले अभिलेख में अशोक मिलता है। ऐसे 4 इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं जिनमें अशोक का जो नाम है अशोक है वही मिलता है। जैसे एक तो आपका नेत्तूर है, एक आपका उडैगोलम, गुर्जरा और मास्की। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, तो मेरे भाई ये 4 अभिलेख का नाम आप याद रखिएगा, इनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। जबकि भाब्रू बैराट जो ये अभिलेख है इसमें अशोक ने अपने आप को प्रियदर्शी कहा है। तो प्रियनामदर्शी या प्रियदर्शी नाम किसका है? तो प्रियदर्शी नाम अशोक का है। अशोक ने अपने कौन से अभिलेख में ऐसा लिखा हुआ है? तो भाब्रू या बैराट अभिलेख में ऐसा लिखा हुआ है। और अशोक को बुद्ध शाक्य किस में कहा गया है? तो मास्की अभिलेख में। अब आता है कि एक और अभिलेख है जिसका नाम है साथियों पानगुरिया अभिलेख। तो पानगुरिया अभिलेख ये मध्य प्रदेश के सिहार जिले में है और इसमें अशोक ने अपने आप को महाराजकुमार कहा है। इसी प्रकार से एक और अभिलेख है जिसका नाम है एरगुंडी अभिलेख। एरगुंडी अभिलेख में बाएं से दाएं और दाएं से बाएं लिखे गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, एरगुंडी अभिलेख में बाएं से दाएं, दाएं से बाएं लिखा गया है। दो और मतलब एक अभिलेख और है जो कि सीरिया भाषा में है साथियों, इसका नाम है साथियों लंपक अभिलेख, जो कि वर्तमान के लंघमान यानी काबुल में पाया जाता है, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में। यह सीरियाई भाषा में लिखा गया है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कौन सीरियाई भाषा में लिखा गया है, तो जवाब होगा लंपक अभिलेख। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुलाम वंश के निम्नलिखित में से किस शासक का बचपन का नाम बहाउद्दीन था? यानी लोग उसको बचपन में बहुआ बहुआ कह के बुलाते थे ऐसा कौन है? तो साथियों याद रखिएगा, ऐसे हैं भाई बलवन। तो बलवन को बहाउद्दीन कहा जाता था। तो इस प्रकार जो करेक्ट आंसर होगा प्रश्न का आपका हो जाएगा बी, सही जवाब। ठीक है, देखिए बात करेंगे बलवन की, तो इसने उलूग खां की उपाधि धारण की, जिल्ली इलाही की उपाधि धारण की, नियाबती खुदाई, यानी ये तीनों उपाधि इसने धारण की, और भी कई से, पर ये 3 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मूल नाम क्या था? बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश ने 1233 में अपने ग्वालियर अभियान के दौरान खरीदा था, यानी बलवन इल्तुतमिश का दास था। ठीक है, बलवन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधित सिद्धांत की स्थापना की। ऐसा सवाल अगर आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने राजत्व संबंधित सिद्धांत की स्थापना की थी, तो जवाब क्या आना चाहिए? बलवन। निम्नलिखित में से किसने सिजदा और पैबोस, जो कि एक गैर इस्लामी प्रथा है, इसकी शुरुआत की है? जवाब होगा बलवन। तुर्कान ए चिहलगानी, आपने देखा था किस तरह से इसको शुरू किया था? इल्तुतमिश ने। इसको समाप्त किसने किया? तब जवाब होगा साथियों बलवन। और इसको समाप्त करने के लिए बलवन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई, यानी जिसको पाओ अगर ज्यादा चिबिल चिबिल कर रहा है तो उसको काट दो, सीधे खत्म। तो लौह और रक्त की नीति कौन अपनाता है? तो जवाब होगा साथियों बलवन अपनाता है। बलवन ने नवरोज प्रथा की भी शुरुआत करी हुई है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1870, 1882, 1875 या फिर 1897? तो आप लोग जानते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में की जाती है। तो इस प्रकार जो सही जवाब होगा आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा साथियों, यहाँ पे राइट आंसर सही जवाब। ठीक है, देखिए बात अब करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की, तो इसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में की जाती है। इसके संस्थापक थे ब्लावात्स्की, जो कि एक रूसी महिला है, और कर्नल अल्काट, जो कि अमेरिका के सैनिक थे। ठीक है, तो 2 लोग इसके संस्थापक थे। ध्यान देने वाली बात है 1882 में ये लोग आते हैं मद्रास के अडेयर में। तो मद्रास में
जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इसने अपना मुख्यालय स्थापित किया हुआ है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और शायद पेट के एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, इनी बेसेंट की बात करेंगे तो 1888 से 89 में इंग्लैंड में इन्होंने इस सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण करी और आ जाती हैं ये भारत में। तो इनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करी है, जिसे मदन मोहन मालवीय आगे चल करके, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में प्रदर्शित करते हैं, BHU के रूप में जो जाना जाता है। पर उसकी स्थापना जो है वो इनी बेसेंट ने किया था, कब? 1898 में। ठीक है, अगला, पाबना विद्रोह कब हुआ था? पाबनाओं का विद्रोह कब लड़ा गया था? तो साथियों आप जानते हैं 1873 से 76 के बीच में पाबना का विद्रोह हुआ था और इस विद्रोह का कारण था तत्कालीन समय में जो जमींदार थे उन्होंने कर के लगाम की राशि को बढ़ा दिया था। तो पाबना विद्रोह हुआ था 1873 से 76 में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पाबना कहाँ पे है? तो साथियों ये पाबना ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इस विद्रोह से वैसे कई सारे लोग जुटे हुए हैं, पर कुछ इंपॉर्टेंट लोगों का नाम हमें याद रखना होगा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। जैसे एक जन का नाम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनको तो आप लोग जानते हैं, रमेश चंद्र दत्त, दूसरा है ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभूपाल। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जो पाबना विद्रोह से जुड़े हुए हैं साथी। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल में नगर पालिका का गठन किया गया था? सोचिए, नगरों के अंदर नगर पालिका का गठन कौन से वायसराय के शासनकाल में किया गया था साथियों? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह होगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय में नगर पालिका का गठन किया गया। सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा? सी आपका राइट आंसर। अब देखिए लॉर्ड रिपन के समय में जितनी घटना थी हमने उसको एक जगह कर दिया। तो पहली बात तो लॉर्ड रिपन का समय 1880 से 84 बन रहा है और यह जो है भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल है। ऐसा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल कौन थे? तो जवाब होगा लॉर्ड रिपन। इसने कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से नहीं, शब्दों मतलब कार्यों से करना, शब्दों से नहीं करना। ठीक है, अब देखिएगा एक व्यक्ति है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इन्होंने रिपन को भारत का उद्धारक कहा। तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसे भारत का उद्धारक कहा है, तो लॉर्ड रिपन को कहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके समय में आप जानते हैं 1881 में प्रथम वास्तविक जनगणना होती है, जबकि मेयो के कार्यकाल में जनगणना की शुरुआत की जाती है। लेकिन अब 1881 से प्रति 10 वर्ष पर जनगणना किया जाएगा और वह जो है किसके समय में? तो रिपन के समय में। इसी के समय में 1881 में ही प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लाया जाता है दोस्तों, ये भी बहुत जरूरी है, ये भी आप ध्यान रखना। रिपन के समय में 1882 में प्राथमिक शिक्षा को लेकर के हंटर कमीशन यानी हंटर आयोग का गठन किया गया है। रिपन के समय में ही 1882 में आप देखेंगे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया जाता है। ठीक है, प्रेस पर से सारे सेंसर ये भाई साहब हटवा लेते हैं। ठीक है, 1883 में इन्हीं के द्वारा अकाल संहिता बनाया जाता है और इन्होंने नगर में नगर पालिका का गठन किया, जो सवाल आपसे पूछा गया। इन्हीं के समय में इल्बर्ट बिल लाया जाता है साथ ही 1884 में, और ये इल्बर्ट बिल में हिंदुओं की मतलब भारतीयों की भी मदद करने की बात की जाती है, न्यायालय से उनकी गुहार सुनने की बात की जाती है। ये बिल पास नहीं होने दिया जाता, बहुत ज्यादा विवाद हो जाता है। इसी कारण से इल्बर्ट बिल पास नहीं होने के कारण से लॉर्ड रिपन अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अपना त्यागपत्र दे देते हैं। तो ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे वायसराय या गवर्नर जनरल हैं जो कार्यकाल पूरा होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिए? तो जवाब होगा लॉर्ड रिपन, याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन को हमने इसलिए रखा क्योंकि बहुत कंफ्यूजन था पिछले वीडियो में, इसलिए बच्चों को ये चीज दिखाना जरूरी था कि कौन सी घटना कैसे हुई है। ठीक है, देखिए कारा के कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी, बात सही है। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हो गया था, ये बात सही है। दोनों स्टेटमेंट ही यहाँ पर सही है, तो ये वाला विकल्प आपका हो जाएगा राइट आंसर। अब जरा सा सुनिएगा ध्यान से, देखिए हुआ ये था कि दिसंबर 1903 के अंदर, सबसे पहली बात तो ये दिसंबर 1903 में सरकार द्वारा बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा गया और जिसको लेकर के भारत में बहुत भारी मात्रा में विरोध किया गया। सूर्यनाथ बनर्जी और अन्य लोगों ने बहुत ज्यादा जो है इसको लेकर के विरोध किया और विरोध करने के बाद भी सरकार को नहीं को समझ में आया और उसने 20 जुलाई 1905 को कहा कि भाई देखो, कर्जन ने कहा
कि 20 जुलाई 1905 को कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा, यानी बंगाल विभाजन का निर्णय ले लिया गया। अब जब निर्णय ले लिया गया तो हमारे जो राष्ट्रवादी हैं इन्होंने क्या किया, 7 अगस्त 1905 को, जुलाई में इन्होंने निर्णय लिया, दिसंबर में घोषणा किया, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में सब लोग बैठे और स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की घोषणा कर दी। ठीक है, फिर घोषणा के बाद भी सरकार ने कुछ नहीं, आगे चल के 16 अक्टूबर ठीक है 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी। और साथियों पूरी तरह से यानी पूर्ण रूप से विभाजन कर दिया गया, यानी पूर्ण रूप से विभाजन कर दिया गया। और इस दिन जो है 16 अक्टूबर के दिन शोक दिवस के रूप में बनाया गया। और जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर एक दूसरे के कलाई पर रक्षा बंधन भी बांधा गया। उस दिन 16 अक्टूबर के दिन वंदे मातरम गीत गाया गया, अमर सोनार बांग्ला भी गीत जो है गाया गया साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानवेंद्र नाथ राय द्वारा ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को लेकर के बहुत ज्यादा, अब देखिए ये कम्युनिस्ट के लोग जो होंगे ना, उग्र मतलब ये थोड़ा सा एक्टिव लोग होंगे, मतलब समझिए एक तरह से ट्रेंड लोग आ जाएंगे। अब भारत के समय में ये लोग ट्रेंड हो जाएंगे, मतलब और इतना खतरनाक खतरनाक ये लोग षड्यंत्र रचेंगे ना कि मतलब ब्रिटिश सरकार की मतलब नींव हिल जाएगी शायद। लोग कहते हैं कि चंद नेताओं ने या चंद लोगों ने आजादी दिलवाई, नहीं साहब, आजादी तो ये लोगों ने दिलवाया कि उनकी ईंट से ईंट बजा देते थे साहब। इनमें से एक व्यक्ति है मानवेंद्र नाथ राय, जो उस समय ताशकंद रूस के एरिया में रहते हैं और इन्होंने वहां पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करी हुई है। कब करी हुई है? 17 अक्टूबर 1920 को शायद, 17 अक्टूबर 1920 को। तो हमें मानवेंद्र नाथ जी का भी धन्यवाद देना है, ऐसे लोगों का दिवस मनाना आवश्यक था। ठीक है, देखिए 17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद में मानवेंद्र नाथ राय, जिनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ चटर्जी, इनके द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है। अब देखिए भारत के अंदर कई सारे कम्युनिस्ट पार्टी बना देते हैं। 1 सितंबर 1924 को सत्यभक्त नाम के एक व्यक्ति ने कानपुर उत्तर प्रदेश में भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना करी। क्या? भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना करी। 27 दिसंबर 1925 को सिंगार वेलू चेट्टियार, इनके द्वारा बंबई में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है। अब यही कम्युनिस्ट पार्टी साथियों, कम्युनिस्ट के जो लोग होंगे, ठीक है, ये लोग विविध प्रकार के षड्यंत्र करेंगे, कानपुर षड्यंत्र और सारे लाहौर षड्यंत्र, कई सारे षड्यंत्र हैं जिनकी चर्चा आगे की वीडियो में हम लोग करेंगे। आगे निम्नलिखित में से कौन सी एक गोदावरी नदी की सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है, यह आपसे साथियों पूछ रहा है। ठीक है, तो आप जानते हैं इनमें अगर देखेंगे तो प्राणहिता, गोदावरी की सहायक नदी, इसमें प्राणहिता, दूधना, पेनगंगा, इंद्रावती, मंजरा ये सब होती हैं, कोयना नहीं है साथी, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा बी राइट आंसर। ये आपका गोदावरी की सहायक नदी है प्राणहिता। अब देखिए कुछ दक्षिण भारत की नदी, उनकी सहायक नदी याद रखिएगा। महानदी पर हमने पहले चर्चा किया, तेल, जोक, विश्वनाथ, हंसमुख, मंड और ध्रुव इसकी सहायक नदी है। गोदावरी नदी, इसके सहायक नदी दूधना नदी, पोड़ा नदी जिसे हम प्रवरा नदी के नाम से जानते हैं, जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिण स्थल है। आपको पता होगा प्रवरा नदी यह महाराष्ट्र में बहता है। ठीक है, महाराष्ट्र की दैमाबाद की बात हम करेंगे। यह जो है सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिण स्थल है। कैसा स्थल है? सबसे दक्षिण में है। जबकि आप जानते हैं सबसे पूरब में कौन सा स्थल पड़ता है? तो आप कहोगे सर सबसे पूरब में अगर आप देखेंगे तो हिंडन नदी के किनारे, कौन सी नदी? हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। कौन? आलमगीरपुर। कौन? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर कहाँ पे है? तो आप कहोगे सर ये हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सबसे दक्षिण सबसे पश्चिम में आप देखेंगे तो पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में के अफगानिस्तान प्रांत में। कौन सा प्रांत? अफगानिस्तान में। जगह का नाम है सुतकांगेडोर। सुतका गेंडोर कौन सी नदी है? तो आप कहोगे सर दासक नदी। ठीक है, आपने देखा। ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये जगह का नाम है साथियों मांडा, जो कि कौन सी नदी पड़ती है? चिनाब नदी पड़ती है। लोकेशन कौन सा है? तो आप कहोगे लद्दाख सर। लोकेशन कौन सा है? तो आप लद्दाख। तो ये सिंधु सभ्यता का विस्तार है। चलिए वो भी लगे हाथों खत्म हो गया। बात करेंगे गोदावरी नदी, तो इसके सहायक नदी आपने देखा दूधना, पोड़ा, प्राणहिता, पेनगंगा, इंद्रावती, मंजरा नदी, वर्धा नदी है। ठीक है, कृष्णा नदी की बात करेंगे तो इसके सहायक नदी भीमा, कोयना, मूसी, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा नदी। ये पिंडार नदी की सहायक नदी है जयमंगली, कुंदेरू, सगरी लेरू, चित्रावती, पापगिनी, चयार, ये सारी नदियां साथियों। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लेंगे, काम आएगा।
अगला, स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब प्रकाशित की गई थी? देखिए ये पूछ रहा है साथियों, स्वतंत्र भारत की आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आप जानते हैं स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में प्रकाशित की जाती है। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का, राइट आंसर आपका सी सही जवाब होगा। देखिएगा, भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1894 में प्रकाशित किया जाता है, पर उस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ है। स्वतंत्रता के बाद पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में प्रकाशित किया जाता है। अब जानते हैं एक रिपोर्ट आता है जिसका नाम है इंडियन स्टैटिक फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी ISFR, जिसे हिंदी बोलते हैं वन स्थिति रिपोर्ट। वन की स्थिति का रिपोर्ट यह 1987 से ही जारी किया जा रहा है। प्रति वर्ष नहीं जारी किया जाता, प्रति 2 वर्ष में जारी होता है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, और इस मंत्रालय के तहत है भारतीय वन सर्वेक्षण, और यही जो है इसको तैयार करता है साथियों, भारतीय वन सर्वेक्षण इस रिपोर्ट को तैयार करता है। यह रिपोर्ट 2 वर्ष में एक बार जारी किया जाता है। तो अभी इंडियन स्टैटिक फॉरेस्ट रिपोर्ट का 18वां संस्करण जारी किया गया है साथियों। कौन सा संस्करण? 18वां संस्करण जारी किया गया है, क्योंकि 1987 से जारी किया जा रहा है, ठीक है। तैयार कौन करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण। तो अब देखा जाएगा कि ISFR 2023 की रिपोर्ट में क्या क्या बातें हैं, वो हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगला, वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रेपसीड और सरसों के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है? ठीक है, रेपसीड और सरसों के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। तो साथियों इनमें आप जानते हैं कुल तिलहन में राजस्थान से फर्स्ट पर आता है, तो ऐसे भी राजस्थान यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा रेपसीड और सरसों के उत्पादन के मामले में। सही जवाब हो जाएगा आपका पहला ए होगा यहाँ पे राइट आंसर। देखिए अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, वह साथियों सोयाबीन। सोयाबीन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? कौन सा राज्य? तो मध्य प्रदेश, सेकंड पर महाराष्ट्र, थर्ड पर अपना राजस्थान। फिर रेपसीड और सरसों की बात किया जाए तो नंबर 1 पर कौन? राजस्थान है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है इसमें साथियों उत्तर प्रदेश, तो ये याद रखिएगा। थर्ड नंबर पे आपका मध्य प्रदेश। सूर्यमुखी आप जानते हैं जो होता है उसका तेल भी बनता है, तो कर्नाटक हाईएस्ट प्रोडक्शन करता है, फिर हरियाणा, फिर उसके बाद उड़ीसा। कुल तिलहन के मामले में अगर देखा जाए तो राजस्थान नंबर 1 पर है, इसके बाद मध्य प्रदेश आता है, इसके बाद गुजरात आता है। ये वाला फैक्ट मतलब ये सारे इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी रूप में पेपर में पूछे जाते हैं साथी। अगला, भारत में पेट्रोलियम का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? पेट्रोलियम बोले तो कच्चा तेल, ठीक है। तो अब देखिए कच्चे तेल का उत्पादन पूछ रहा है या उत्पादक राज्य या क्षेत्र भी पूछ रहा है, तो क्षेत्र में याद रखिएगा जो अपतटीय क्षेत्र होता है। अब आप कहोगे सर ये क्या होता है? देखो भाई ये हमारा हो गया प्यारा भारत महान, सपोज करिएगा कि ये प्यारा भारत महान में ये हमारा हो गया महाराष्ट्र। तो अभी आप जानते हैं कि इधर हमारा जो है वो है हिंद महासागर, आप सभी को पता है ये साहब हिंद महासागर। तो ये वाला जो एरिया कहलाएगा ये तो इसका कोस्टल एरिया तटीय भाग है, ठीक है, ये तट है, ठीक है। पर तट से थोड़ी दूर पर भाई स्लोप होगा, जाहिर सी बात है समुद्र है तो ऐसे स्लोप बना होगा। यहाँ पे मान लीजिए महाराष्ट्र का तट है, समुद्र के अंदर ढाल होगा जिसे हम समुद्री ढाल प्रवणता बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर कोई क्षेत्र पाया जाता है तो इस क्षेत्र को हम अपतटीय क्षेत्र बोलते हैं। अपतटीय क्षेत्र का मतलब ये हो गया कि तट से थोड़ा दूर पर है साथी, और इस पर संबंधित राज्य का अधिकार नहीं होता। ये बात भी याद रखना होगा कि संबंधित राज्य का अधिकार नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे कोई अपतटीय क्षेत्र मिल गया तो उस पर महाराष्ट्र का अधिकार है, नहीं साहब, उस पर केंद्र सरकार का अधिकार हो जाता है अपतटीय क्षेत्रों पर। तो अभी वर्तमान में ऐसा माना जा रहा है कि उत्पादन की संभावना हमारे अपतटीय क्षेत्र से ही हो रही है ज्यादातर, पेट्रोलियम जो कच्चा तेल है, ठीक है। ये बात क्लियर है ना सबको? याद रखिएगा। तो अपतटीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा इस समय जो उत्पादन हो रहा है पेट्रोलियम यानी खाद्य तेल का, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये जो महत्वपूर्ण खनिज हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना। पहली बात तो पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम के शीर्ष उत्पादक कौन कौन है? तो अब तटीय क्षेत्र पे होगा, इसके बाद राजस्थान, ये देखिए सेकंड नंबर पे राजस्थान, फिर गुजरात, फिर उसके बाद असम। भंडारण कहाँ कहाँ पे मिलेगा? तो तटीय क्षेत्र में, देखिए अब तट वाले क्षेत्र कोस्टल एरिया में ज्यादा भंडारण हो सकता है। फिर सेकंड पे आ गया अब तटीय क्षेत्र, फिर भंडारण के दृष्टिकोण से असम, फिर गुजरात, फिर उसके बाद आपका राजस्थान। इसी तरह से नेचुरल गैस अब तटीय क्षेत्र में इसका भंडारण भी ज्यादा है और इसका उत्पादन भी ज्यादा है, लेकिन उत्पादक में असम दूसरे नंबर पे है प्राकृतिक गैस में, ठीक है। फिर उसके बाद राजस्थान, फिर उसके बाद त्रिपुरा। जबकि भंडारण में तटवर्ती क्षेत्र असम और आंध्र प्रदेश। कोयले के मामले में देखेंगे तो शीर्ष उत्पादक उड़ीसा, सेकंड पे छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद झारखंड, तेलंगाना।
तो कोयला वाला तो रख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साथी। भंडारण में उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल का नाम आता है। अगला, प्रसिद्ध कागज उद्योग कारखाना डालमिया नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो डालमिया नगर साथियों यह बिहार में पड़ता है। तो कहाँ पे है? बिहार में है। सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, यानी राइट आंसर। देखिए, बात करेंगे कागज कारखानों को लेकर के, तो टीटागढ़, नैहाटी, बांसबिरिया, हावड़ा ये सब पश्चिम बंगाल में है, जबकि कागज नगर राजमुंद्री यह जो है आंध्र प्रदेश में, भद्रावती कर्नाटक में नदी भी है भद्रावती, मध्य प्रदेश में शहडोल, बिहार में डालमिया और हरियाणा में यमुनानगर। तो इन सारे लोकेशन को याद रखिएगा। ये सभी लोकेशन जो है कागज के लिए जाने जाते हैं, कागज उद्योग के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है? तो प्रेस की स्वतंत्रता वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, और आप जानते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में दिया गया है। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका हो जाएगा पहला राइट आंसर। अब कुछ अधिकार हैं जिनको आप लोग याद रखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण अधिकार हैं जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आते हैं, जैसे शांति का अधिकार यानी राइट टू पीस। आपको सुकून चाहिए, ऐसा नहीं कि आपके सर पे कोई दो डीजे बजाए, ऐसा नहीं, आप इसके खिलाफ जा सकते हो। प्रेस की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापन करने की स्वतंत्रता, यानी आप चाहें तो अपना विज्ञापन करवा सकते हैं, कर सकते हैं। इसलिए तो बहुत ज्यादा लोग विज्ञापन कराते हैं आजकल, नहीं तो आप देख रहे हैं कितना गरीब लोगों का, मिडिल क्लास लोगों का कितना पैसा ये गैम्बलिंग में, जुआ वगैरह में जाता है। पर ये व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता दे दी गई है, इसलिए लोग जुए का प्रचार खूब धड़ल्ले से करते हैं। मेरे पास भी कई बार आया था पुराने चैनल में, पर जुआ को प्रमोट करना कौन सी महानता का काम है साहब, है ना। फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, ये भी 19(1) में आता है। अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार है, चाहे आप अपना करिए, चाहे आप जो है किसी के विचार को प्रदर्शित कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रसारित करने का भी अधिकार है, ऐसा नहीं है कि जो है मीडिया पर सिर्फ सरकार का अधिकार है, नहीं, आप अपना भी चला सकते हैं, जो टीवी सीरियल वगैरह हैं आप उसको भी प्रसारित कर सकते हैं। राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद करने के विरुद्ध का भी अधिकार आपके पास है। सरकारी गतिविधियों के लिए सूचना का अधिकार, ये भी देखिए अनुच्छेद 19(1) के तहत मिलता है। किसी भी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध यानी प्री सेंसर के विरुद्ध अधिकार मिलता है साथियों, के विरुद्ध अखबार ने विरुद्ध अधिकार होना चाहिए। प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, आपको प्रदर्शन और विरोध का भी अधिकार है, लेकिन इसमें हड़ताल का अधिकार आपको नहीं दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य लोगों के पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करने, लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा, मादक पेयों, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों और औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। छोटे शब्द में अगर चाहता तो एग्जामिनर ऐसे भी लिख सकता था कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के संदर्भ में राज्य का कर्तव्य होगा, जो कि अनुच्छेद 47 कहता है। कौन सा कहता है अनुच्छेद? तो आप जवाब दोगे सब अनुच्छेद 47 डी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, अब देखिएगा क्या कहता है, कुछ अनुच्छेद याद रखिएगा 47, 47, 48 के। 47 कहता है कि साहब राज्य जो होगा, ठीक है, वह पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के संदर्भ में कोशिश करेगा। अनुच्छेद 48 कहता है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा, जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करेगा कृषि और पशुपालन में। और कहता है कि गाय और बछड़ा जो अन्य दुधारू पशु हैं और वाहक पशु हैं, उनकी नस्लों का परिरक्षण करेगा, उनमें सुधार के लिए और उनके वध को प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। ये अलग बात है कि भारत जो है बीफ प्रोडक्शन में बढ़ता ही जा रहा है। अनुच्छेद 48 क्या क्या कहता है साथियों? 48 क्या कहता है कि राज्य जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राज्य जो है पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का साथियों प्रयास करेगा। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक अपने पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद धारण नहीं कर लेता। ये बात बिल्कुल सही है।
मान लीजिए कि आज प्रेसिडेंट का अंतिम दिन है, ठीक है, उनको इस्तीफा देना है, तो अगले तब तक वो अपने पद पे रहेंगे जब तक न्यू प्रेसिडेंट नहीं आ जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं आर्टिकल 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, होगा मतलब वो अपने पद पर हमेशा ही होगा, ठीक है। अगला, कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। ये बात बिल्कुल सही है, अमेरिका में 2 ही बार, पर भारत में इस बात का उल्लेख नहीं है। तो सी हो जाएगा स्टेटमेंट आपका सही, सर दोनों यहाँ पे हो जाएंगे राइट आंसर, ठीक है। देखिएगा, बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति को लेकर के, तो आप जानते हैं अनुच्छेद 61 के तहत इनके ऊपर महाभियोग लगा करके इनको हटाया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक अपने पद पर धारण किए रहते हैं जब तक कि उनका उत्तराधिकारी नहीं कोई चुन लिया जाता है साथियों, ठीक है। यदि राष्ट्रपति का जो पद है वह राष्ट्रपति की मृत्यु या त्याग पत्र या किन्हीं अन्य कारण से खाली हो जाता है, तो उस समय जो उपराष्ट्रपति होंगे वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। अगर मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तब, तो उस समय में भारत के जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वह कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएंगे। अगर ये भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं वह जो है राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। इसका मतलब साफ है कि राष्ट्रपति का पद कभी समाप्त ही नहीं हो सकता, मतलब रिक्त नहीं रह सकता है, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, इसका उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया है साथियों। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संसद उपराष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसा होना चाहिए साथी, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के मनोनीत एवं निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में होना चाहिए, निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत एवं निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे मनोनीत सदस्य और निर्वाचित दोनों लोग रहेंगे, ध्यान रखना है जब बात उपराष्ट्रपति की हो जाए, ठीक है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानमंडल के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। अब देखिए, राज्य विधानमंडल का यहाँ कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। कह रहा है कि राज्य विधानमंडल के मनोनीत सदस्य, तो ये वाला साथियों यहाँ पे गलत जाएगा, क्योंकि राज्य की विधानसभा के सदस्य इनमें कोई मतलब इनका रोल नहीं रहता है, सिर्फ दोनों सदनों के समस्त सदस्य रहते हैं। मतलब कि लोकसभा के भी मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य होते हैं और राज्यसभा के भी मनोनीत और निर्वाचित दोनों होते हैं। राज्य विधानमंडल का ना तो राज्य विधानमंडल के मनोनीत सदस्य होते हैं और ना ही राज्य विधान परिषद के सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार से बी आपका गलत जाएगा, केवल एक होगा प्रश्न का राइट आंसर सही जवाब, ठीक है, उसे सही कर देंगे, इसीलिए गलत है। अनुच्छेद 66 एक का आता है, इसके अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदन माने लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य, मतलब चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, इनके मिलके इन दोनों से मिलकर के गठित होने वाले निर्वाचक मंडल के द्वारा साथियों किया जाएगा। राज्य के विधानसभा के सदस्य इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं, ये माय लॉर्ड इसको नोट करिएगा, सम्मिलित नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम न्यूनतम 20 मतदाताओं के द्वारा प्रस्तावित और न्यूनतम 20 मतदाताओं के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। राज्य विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वह ना तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में या ना ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। क्लियर है ये बात, ठीक है। अगला, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उपबंध निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आप जानते हैं संविधान की संशोधन करने की बात हम लोग दक्षिण अफ्रीका से उठाते हैं साथियों। तो इस प्रकार जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, दूसरा होगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। देखिए, बात करेंगे कहाँ से क्या लिया गया, तो संविधान में संशोधन करना है तो हमने दक्षिण अफ्रीका सी वाला उपबंध लिया। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, जैसे अभी आपने ऊपर देखा, वो भी हमने साउथ अफ्रीका से लिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची लिया। व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता संबंधित अधिकार हमने ये ऑस्ट्रेलिया से लिया। फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था लिया, साथ ही समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जो कि प्रस्तावना में दिया गया है भारत के, उसको हमने यहाँ से लिया। जर्मनी के संविधान से हमने आपातकालीन यानी इमरजेंसी उठाया, जबकि जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को उठाया हुआ है। अगला, समावेशी समृद्धि जो एक्सक्लूसिव ग्रोथ होता है साथी में के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है।
अगर समावेशी विकास करना है तो किसकी आवश्यकता होगी? तो साथियों आप जानते हैं समावेशी का विकास यह होता है कि जो संसाधन और जो सुविधाएं हैं वह समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। ये होता है एक्सक्लूसिव ग्रोथ यानी समावेशी विकास। समावेशी विकास जैसे इस समय आप देख रहे हैं तो भारत में समावेशी विकास नहीं हो रहा है। मैं तो साफ कहता हूं, पता नहीं अर्थशास्त्री क्या बोलते हैं, पर मैं कहता हूं समावेशी विकास नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि भारत की जीडीपी बढ़ रही है, हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ रहे हैं, जापान को पीछे छोड़ दे रहे हैं। भाई तुम दुनिया में कुछ भी कर लो, तुम अपने आप में ढिढोरा कुछ भी पीट लो, लेकिन अगर एक्सक्लूसिव ग्रोथ समावेशी विकास नहीं हो रहा है तो इसका मतलब शून्य बटा शून्य हो जा रहा है। आपका जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो भी कोई मतलब नहीं है, इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो भी कोई मतलब नहीं है, चाहे वेल डेवलप्ड आप कंट्री बन जाओ, पर अगर आप समावेशी विकास नहीं करो तो कुछ नहीं कर रहे हो। इसका सिंपल सा मतलब है साथी कि जो भी संसाधन है, ठीक है, वो जो भी सुविधाएं हैं वो समाज के हर वर्ग तक पहुंचे, जमीन से जमीन पर स्तर तक लोगों तक पहुंचे, ये होता है एक्सक्लूसिव ग्रोथ। इसके लिए अगर अधो संरचनात्मक सुविधाओं का अगर आप विकास करेंगे, मतलब कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, तो अभी मोदी जी क्या कर रहे हैं कि मोदी जी प्ले हाईवे, मतलब सारा का सारा ध्यान इनका हाईवे पर है। मेरे भाई हाईवे पर मिडिल क्लास क्या लड़िया चलाएगा वहां पे? गांव के अंदर आप जाओ, क्या गांव के अंदर आप जाओ देखो, हालांकि इसके लिए पीएम लेट्स स्कीम, मतलब एमपी लेट्स स्कीम गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, पर मेरे भाई इसको लोग फॉलो नहीं करते हैं, जो एमपी वगैरह हैं, तो इसका काम भी सरकार को देखना। कृषि का पुनरुद्धार करो, भारत का एक बड़ा जनसंख्या एग्रीकल्चर पर निर्भर है, तो एग्रीकल्चर का पुनरुद्धार करिए। शिक्षा और स्वास्थ्य, एजुकेशन और हेल्थ जैसी सामाजिक सेवाओं में अधिकाधिक उपलब्धता हासिल करने की कोशिश, इन सब की जरूरत है, ठीक है। अत्यधिक विकास दर की जरूरत नहीं, तो इन सब की जरूरत है साथी। तो उपरोक्त तो सभी सही है, इन सभी की आवश्यकता होती है समावेशी विकास के लिए। डी हो जाएगा आपका इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है, और समावेशी विकास अगर करना है तो पहली बात गरीबी कम करिए, कृषि का विकास करिए, शिक्षा और स्वास्थ्य में ज्यादा से ज्यादा काम करिए, कृषि का पुनरुद्धार करिए, जो अधोसंरचनात्मक सुविधाएं हैं उनका डेवलपमेंट करिए, रोड बनाइए, बिजली बनाइए, अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेज बनाइए, पर इनसे सरकार को लाभ नहीं मिलता, इसलिए सरकार सिर्फ और सिर्फ जो है वो काम करते हैं जिससे उसको लाभ मिले। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ठीक है, NFSM, इसकी शुरुआत साथियों कब की गई थी? तो देखिए इसकी शुरुआत साथियों 2007-8 में कांग्रेस की तरकारी सरकार के द्वारा किया गया था। ये हो जाएगा आपका प्रश्न का सही जवाब यानी राइट आंसर, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, इसकी शुरुआत 2007-8 में की जाती है, जबकि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं और मानक प्राधिकरण जो एफ फूड सेफ्टी सिक्योरिटी FSSAI अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साथियों जो FSSAI है जिसे आप लोग भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के रूप में जानते हो, फूड एंड सेफ्टी सिक्योरिटी, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI, इसकी स्थापना साथियों 2006 में किया गया था। इसके लिए सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 लाया गया था। अब देखिए एक और आपसे पूछेगा एमपी ईडा के बारे में कि आखिर में जो ये है मेरिन प्रोडक्शन, ठीक है, और ये जो निर्यात विकास प्राधिकरण है, ठीक है, ये इसकी स्थापना, इसका गठन कब किया गया था साथियों? ठीक है, जो मेरिन प्रोडक्शन, ठीक है, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसको हम लोग MPEDA के नाम से जानते हैं, इसका गठन 1972 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट है उस समय साथियों किया जा रहा है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा 1972 में, और आप जानते हैं पृथ्वी सम्मेलन भी हो रहा है इस समय, तो 1972 का डेट याद रखिएगा जब MPEDA की स्थापना होती है साहब। अगला, सौभाग्य योजना की शुरुआत तक कब की गई थी? सरकार सौभाग्य योजना आप जानते हैं विद्युत मंत्रालय भारत सरकार की योजना है, जिसे सितंबर 2017 से स्टार्ट किया गया, सितंबर 2017 होना चाहिए यार, सितंबर 2017 से शुरुआत किया गया। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा आपका सी वाला राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ योजना है इसको आप लोग रट लेना केंद्र सरकार की। सौभाग्य योजना कब लाया गया? तो सितंबर 2017। प्रधानमंत्री जनधन योजना 15 अगस्त 2014 को घोषणा किया गया और अक्टूबर 2014 में इसकी शुरुआत की जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 20 नवंबर 2016 को लाया गया, याद रखिएगा साथियों। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को, आम आदमी बीमा योजना 2007 से आया था, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 2021 से, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 से,
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 से इसको साथियों लाया गया। अगला, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? तो आप जानते हैं बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है साथियों। सही जवाब हो जाएगा बी आपका प्रश्न का राइट आंसर। देखिए, हम वर्ष 2011 की जनगणना की बात करेंगे तो शीर्ष पर 5 इनको याद रखिएगा जिनका जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। तो नंबर 1 पे कौन है? बिहार है। सेकंड नंबर पे पश्चिम बंगाल, थर्ड नंबर पे केरल और चौथे नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश, पांचवें नंबर पे साथियों हरियाणा राज्य का जनसंख्या घनत्व आता है। ठीक है, अगला, धनौरी वेटलैंड निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? धनौरी वेटलैंड आप जानते हैं वह उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में है। अभी चर्चा में था क्योंकि ये जो वेटलैंड है साथियों, यह जो एरिया है आप पाएंगे कि वहां पे जो एक एयरपोर्ट पड़ता है, देखिए मुझे एयरपोर्ट जो कौन सा एयरपोर्ट है साथियों, वो इसी एयरपोर्ट के पास में ये पड़ता है साथियों। ठीक है, नोएडा में ही है धनौरी वेटलैंड साथियों, गौतम बुद्ध नगर में ये पड़ता है और उसमें जेवर एयरपोर्ट है। देखिए ध्यान आया, जेवर एयरपोर्ट के पास में यह साथियों वेटलैंड है और इसको लेकर के अब जो है जेवर एयरपोर्ट पे है साथियों, इसको लेकर के चिंता बना हुआ। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं एयरपोर्ट के पास अगर वेटलैंड वगैरह होता है तो वहां पे पंछियां होती हैं और जैसे ही पंछियां उड़ती हैं हवाई जहाज से टकराती हैं, बेचारे पंछियों की जिंदगी तबाह हो जाती है। कई बार तो झुंड में पंछियां जो है वो मरी हुई पड़ी हुई मिलती हैं। जहाज से टकराने के बाद उनका यही हश्र होगा साथी, है ना। तो जहाज जहाँ पे उड़ती है वहां पर ऐसा नहीं, सरकार को ये चीज सोचना चाहिए। तो इसलिए धनौरी वेटलैंड चर्चा में है जो कि उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में है, जेवर एयरपोर्ट के पास में है। और यह जो वेटलैंड है विभिन्न पक्षी प्रजाति जिनमें लुप्त प्राय प्रजाति सारस क्रेन भी है, इनको शामिल किया गया है, उनका आवास है। तो इसलिए थोड़ा चिंतित हो रहे हैं लोग कि इस वेटलैंड को या तो कहीं शिफ्ट होना पड़ेगा या जेवर एयरपोर्ट के पास कुछ सिस्टम लगाना पड़ेगा साथी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान रूप से मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का नृत्य है, उत्तर भारत में कथक नृत्य किया जाता है। यह जो है साथियों मुगल परंपरा से ज्यादा प्रभावित था। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का सी राइट आंसर। दोस्तों देखिए, कथक की बात करेंगे तो यह उत्तर भारत का प्रमुख लोक नृत्य है। उत्तर भारत में मुगलों के आने पर इस नृत्य को शाही दरबार में लाया गया था। धूमर लोक नृत्य शैली का संबंध साथियों जम्मू कश्मीर राज्य से है, जबकि राउफ, कूद और हिकात ये भी जो है कहाँ के लोक नृत्य हैं? तो जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपास्थि जो कार्टिलेज होता है इसके संदर्भ में सही है? देखिए, अस्थि होती है, एक तो होती है साथियों कार्टिलेज होती है उपास्थि, अस्थियों को काटिए तो उसमें निकलेगा आपका उपास्थि। तो कह रहा कि इसका निर्माण संयोजी ऊतक के साथ मतलब संयोजी ऊतक से होता है, पहला। दूसरा, यह अर्ध ठोस और पारदर्शक होती है जो कार्टिलेज होते हैं यानी उपास्थि। यह ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं। बिल्कुल सही है, आपके सारे स्टेटमेंट सही है। डी हो जाएगा आपका प्रश्न का सही जवाब यानी राइट आंसर। देखिए, अब आपको समझना होगा स्केलेटन टिश्यू के बारे में। जो हमारे कंकाल ऊतक होते हैं वो बेसिकली दो तरह से हैं। एक तो होता है आपकी साथियों उपास्थि, एक होता है आपकी अस्थि यानी कार्टिलेज और बोन। कार्टिलेज जो होता है इसका निर्माण संयोजी ऊतक से होता है और यह एक अर्ध ठोस और पारदर्शक होता है। यह ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है तथा पेरिकार्डियम नामक एक आवरण से ढका होता है, मतलब इसके ऊपर पेरिकार्डियम नाम का आवरण रहता है। उपास्थि की कोशिका को हम लोग कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। ये उपास्थि के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी खोज सन 1770 में सर्वप्रथम जेम्स कुक नामक एक अंग्रेजी नाविक ने की थी। मतलब कि कह रहा कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, बात ऐसा लिखा था, एग्जामिनर ने टाइपिंग करने में भूल कर दी। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ऐसा। ये क्वेश्चन आप बढ़ा लीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया के संबंध में, ऑस्ट्रेलिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी खोज सन 1770 में जेम्स कुक नामक एक अंग्रेजी नाविक ने किया था। बिल्कुल सही है। जो मकर वृत्त है ऑस्ट्रेलिया के लगभग, मकर रेखा साथियों ऑस्ट्रेलिया के लगभग 20 से जाती है, आप जानते हैं, सही है। ऑस्ट्रेलिया जो है केप यार्क से लेकर दक्षिण में तस्मानिया द्वीप तक विस्तृत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये यहाँ पे आप जानते हैं तस्मानिया द्वीप पड़ता है साथियों, और ये इसका केप यार्ड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया तस्मानिया द्वीप
जो कि बॉस जल संधि से अलग होता है। किससे? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से तस्मानिया द्वीप बॉस जल संधि से अलग होता है। तो मेरे भाई सही तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट हैं। जवाब आप दोगे सर डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, देखिए ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने करी? जेम्स कुक ने करी हुई है। यह महाद्वीप पूरी तरह से कहाँ पे है? दक्षिण गोलार्ध में। मकर रेखा यानी मकर वृत्त ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य से गुजरता है। केप यार्क से लेकर के दक्षिण में तस्मानिया द्वीप तक विस्तृत है। तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में बॉस जल संधि पड़ता है। कौन सी जल संधि? बॉस जल संधि पड़ता है साथियों, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला, भांगड़ा, गिद्ध, धमान लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो ये तो लोग सोचेंगे मार देते हैं मेरे भाई, भांगड़ा वगैरह ये पंजाबी से निकली हुई चीजें हैं। ठीक है, पर अभी उत्तर भारत में भी बहुत ज्यादा लोग भांगड़ा करते हैं, है ना, क्योंकि इसका म्यूजिक रिदम बहुत अच्छा है। ठीक है, अपने अपनी शादी में सब लोग करना। ठीक है, सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। मेरे भाई आप जानते हैं दुमल, राव, कूद, हिकात ये सब तो जम्मू कश्मीर से है। भांगड़ा, गिद्धा, धमान ये सब पंजाब से। गुजरात में गरबा, डांडिया, पड़ीहारी, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में छरई, छपेली, झोरा, महारसू, नाटी। लद्दाख में सापाओ नामक लोक नृत्य जो है फेमस है। अगला, हाल ही में 85वां अखिल भारतीय सभापति सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? सभापति लोग जाएंगे, सभापति महोदय लोग का सम्मेलन हुआ है साथियों। कहाँ पे किया गया है? तो ये जनवरी 2025 को हुआ था, पटना बिहार में ये चीजें आयोजित किया गया। तो पटना बिहार में ये इसका आयोजन किया गया। जवाब होगा प्रश्न का आपका बी यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, देखिए कौन से नंबर का था? तो जितने भी अखिल भारतीय सभापति हैं वो आएंगे 2025 में। 85वां संस्करण है। 20 जनवरी 2025 को पटना बिहार में इसका आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन ओम बिरला के द्वारा किया गया है साथियों, द्वारा होना चाहिए। सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा संसद की प्रक्रिया और कार्य विधि नामक पुस्तक के 8वें संस्करण का विमोचन भी किया है कि संसद की कैसे प्रक्रिया और कार्य विधि है, इसका विमोचन इन्होंने किया। ये किताब कभी पढ़ना जब आप सिविल सर्विस की तैयारी करना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ मुझे लग रहा है नृत्य दिया गया है और एक तरफ उसका संबंध दिया गया है। तो पुडुचेरी में सत्रिया नृत्य बता रहे साथियों। तो यही वाला आप जानते हैं गलत हो जाएगा। सत्रिका साओ पाओ ये तो लद्दाख में पड़ता है, आपको पता है, बिल्कुल सही है, ऊपर चर्चा किया गया। घूमर राजस्थान का, कर्नाटक में डोरू या फिर कुनीथी ये वाला राज्य पड़ता है। तो ये सब सही है, पर ये वाला सत्रिया नृत्य, सत्रिका नृत्य ये वाला सही नहीं है। ये हो जाएगा आपका सही जवाब यानी राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश में आप जानते हैं छालो नृत्य है। गोवा में धालो, मणिपुर में नृपा नृत्य है। छत्तीसगढ़ में गौरमारिया, राजस्थान में धूमर, कठपुतला या फिर गिर नृत्य है। जम्मू कश्मीर में दुमल नामक नृत्य है। तो अभी नृत्य वाला सारा क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम लोग आगे जो है कुछ और टॉपिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है? कौन सा मरुस्थल है भैया जो ऑस्ट्रेलिया में है? ग्रैंड सैंडी ये भी तो है, सिम्पसन भी है, तनामी भी है, ये सारे के सारे हैं साथियों। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा यानी डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब साथियों। अब देखिए याद कर लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया में आपको ग्रेट सैंडी जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसके पश्चिम, ये पूरब का भाग हो गया साथी, इसके पश्चिम में, ठीक है, इसके पश्चिम में यहाँ पे ज्यादा मरुस्थल पाया जाता है। पूरब में एको मरुस्थल नहीं, पश्चिम में भर भर के मरुस्थल है। ठीक है, मर्रे डार्लिंग आप जानते हैं यहाँ पे जो रिवर मोरे डार्लिंग वो रिवर पहाड़ी साथियों हैं, वो आपकी डार्लिंग की पहाड़ियाँ यहीं पर पड़ती हैं। तो ग्रैंड सैंडी मरुस्थल, तरामी मरुस्थल, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, स्टुअर्ट मरुस्थल, ये सभी के सभी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में हैं। ठीक है, अगला, डाट के अंगों के आकार का निर्धारण एवं उन्हें मजबूती प्रदान करता है। अंगों के आकार का निर्धारण और उन्हें मजबूती प्रदान करता है। कौन सी उपास्थि ऐसा करता है? तो अभी आपने देखा कार्टिलेज के बारे में। तो कार्टिलेज साथियों 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है जरा सा याद रखेंगे। इनमें एक कार्टिलेज होता है जिसका नाम है लचीली उपास्थि, और जो लचीली उपास्थि होता है साथियों यह जो है अंगों के निर्माण में सहायक होता है, मतलब आकार का निर्धारण करता है और उन्हें मजबूती प्रदान करता है। लचीली उपास्थि का ये काम होता है। ये हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब आपका राइट आंसर। देखिए उपास्थियां 3 प्रकार के, कौन कौन सी? हाइलान उपास्थि होती है, यह जो है सर्वाधिक पाए जाने वाली उपास्थि हमारे अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है।
इसमें जो है कोलेजन तंत्र का जो कोलेजन तंत्र होता है इसका अभाव होता है। यह उपाधि स्त्रोडी मेखला और अंश मेखला में पाया जाता है। डखुरा जानते हैं, कन्वा पे देखिएगा ना दोनों तरफ है डखुरा, उनमें हाइलॉन नामक एक अस्थि मतलब हाइलॉन हड्डी भी होता है, उसमें पाया जाता है। तो डखुरा पे हाथ उठाएंगे ना तो आप दोनों तरफ देखिएगा स्त्रोडी मेखला अंश मेखला वही होता है, ठीक है। वो डखुरा में पाया जाता है हमारा हाइलॉन नाम की उपस्थिति, ठीक है। रेशेदार उपस्थिति ये कोलेजन तंतु का ही बना होता है। यह उपस्थिति अस्थियों को आपस में जोड़ता है, ठीक है। जो रेशेदार उपस्थिति होते हैं वो अस्थियों को जोड़ने का काम करता है। आवरण इनमें नहीं पाया जाता। जबकि जो लचीली होती है वह पीले तंतुओं की बनी होती है, पीले तंतुओं की बनी होती है। यह अंगों के आकार का निर्धारण और उन्हें मजबूती प्रदान करने का काम करती है साथियों। अगला 6 जनवरी 2025 को 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है साथियों। यह आपसे पूछ रहा है तो याद रखेंगे यह आयोजन भोपाल में किया गया। कहाँ पे किया गया साथी, भोपाल में किया गया। प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका सी, राइट आंसर, ठीक है। देखिए 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, इसका आयोजन 6 जनवरी 2025 को किया गया है भोपाल मध्य प्रदेश में। इस वर्ष का थीम है स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। कार्यक्रम में लगभग 700 से ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया। अगला निम्नलिखित में से कौन सी ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। ऑस्ट्रेलिया का झील है, सबसे बड़ा झील है तो आप जानते हैं आयर झील ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है साथी। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर यानी करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिएगा आयर झील की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। और कुछ झीलें जो ऑस्ट्रेलिया में है जैसे बुर्स झील, आयरे झील, टॉरेंस झील, अर्गाइल झील, ग्रेगरी झील, माके झील, मूर झील, बर्ली झील, तो ये कुछ ऐसे झील है, टॉरेंस इसमें इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में स्थित है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य कंकाल यानी इसको स्केलेटन का भाग नहीं है, कौन सा है जो बाह्य कंकाल का हिस्सा नहीं होता साथियों। बाह्य कंकाल का भाग इनमें से बाल, रोम, नाखून ये सब तो है, लेकिन खोपड़ी का हड्डी ये थोड़ी ना बाह्य कंकाल में आएगा साथियों। ये तो खोपड़ी की हड्डी अंदर है, लेकिन बाल, रोम, ये नाखून ये सब जो है बाह्य कंकाल का भाग है, लेकिन हड्डी जो है खोपड़ी का ये थोड़ी होता है। डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब देखिए अस्थि की अगर हम बात करेंगे तो अस्थि दो प्रकार की होती है, एक तो इस एक्सोस्केलेटन यानी बाह्य, एक तो इंडोस्केलेटन यानी अंतः। तो बाह्य कंकाल में बाल, रोम, नाखून ये सब आ जाते हैं, जबकि अंतः कंकाल को हम दो तरह से बांटते हैं। अंतः कंकाल एक तो होता है एक्सियल जिसमें 80 हड्डी पाया जाता है, एक होता है उपांगियल यानी एपेंडिकुलर जिसमें जो है 126 हड्डी पाई जाती है। जबकि जो अक्षीय कंकाल होता है साथी आप लोग जानते हैं जो एक्सियल स्केलेटन होता है इसमें हमारी खोपड़ी की हड्डी आ जाती है, वक्ष यानी छाती यानी सीने की हड्डी आ जाती है, और जो हमारी कशेरुकी दंड होता है यानी रीढ़ की हड्डी, यहाँ पे हमें एक्सियल स्केलेटन सिस्टम मिलेगा। यानी आप देखिए तो खोपड़ी और छाती की हड्डी और कशेरुकी इनको मिला के टोटल 80 हड्डी हो जाएगा, ठीक है। जबकि उपांगी में आप देखेंगे तो अंश मेखला, स्त्रोडी मेखला माने हेजोनबायो, डखुरा, हाथ और पैर की अस्थि ये सब लोग, अच्छा डखुरा भरना है जो जांघ पे होता है दोनों हड्डियां ये भी अंश मेखला स्त्रोडी मेखला होती हैं, ध्यान रखिएगा। हाथ और पैर की हड्डियां ये सब आती है, तो खत्म हो गया ना अच्छी और उपांगी। तो 126 होता है उपांगी और अच्छी होता है साथियों अस्थि, ठीक है। अगला नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आप जानते हैं नाहरगढ़ यह राजस्थान के अंदर पड़ता है, राजस्थान के जयपुर में है। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का बी आपका राइट आंसर यानी करेक्ट आंसर। नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करेंगे तो यह राजस्थान यानी जयपुर में स्थित है। इसमें विभिन्न प्रकार के वन्य जीव, पक्षी और सरीसृप पाए जाते हैं। माउंट आबू अभ्यारण्य, यह जायसमंद अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, जवाहर सागर अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, ये सभी जो है साथियों ये भी राजस्थान में ही पड़ते हैं। अगला मानव शरीर में 29 हड्डियां होती हैं, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है। हमारे सर के अंदर कुल टोटल 29 हड्डियां हैं। अब कह रहा है कि कौन सा इनमें से सही होगा, ठीक है। माथा में 8 हड्डी होता है, 8 हस्तियां होती हैं, ये बात सही है, इनका नाम ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। चेहरे का निर्माण करती हैं 14 हड्डियां, ये बात सही है। कान में 6 हड्डियां पाई जाती हैं, तो ये वाला गलत, ये वाला गलत, ठीक है। और ये वाला भी गलत क्योंकि चेहरे में 14 हड्डी होता है। अब बचा कौन सा, बी आपका राइट आंसर। और कंठी कास्ती में एक स्थल होता है
जिसे आप लोग हाइऑड भी कहते हो। क्या बोलते हो? हाइऑड। हाइऑड की अस्थि, ठीक है साथियों, ये होता है हाइऑड की अस्थियां। एक अस्थि होता है मानव शरीर में। तो कुल 29 हड्डी हो गए। कैसे? 8 अस्थि माथे का निर्माण करेंगी। चेहरे में आप देखेंगे मुआ में, इसमें पाया जाता है 14 अस्थियां। 6 अस्थियां आपके कान का निर्माण करती हैं। एक अस्थि आपके हाइऑड यानी कंठ की अस्थि साथी होती है, जो जोड़े रहता है, मतलब सर को कनेक्शन देता रहता है। तो इस तरह से आपकी 29 हड्डियां साथियों हो गई। अगला, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मतलब ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग जानते हैं यह जो है साथियों गुजरात में पड़ता है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो आप कहोगे सर ये तो गुजरात में है। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा? सी आपका राइट आंसर यानी करेक्ट आंसर है। यह भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखेंगे। यह ओखा और नवालाखी गुजरात के बीच में लगभग 117 किलोमीटर में फैलित है। स्पष्ट है कि यह समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मध्य एशियाई फ्लाईवे के भीतर स्थित है, जो कई पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवास मार्ग के रूप में भी काम करता है। अगला, श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय डॉट डॉट में स्थित है। कहाँ पर है श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय? तो आप लोग जानते हैं साथियों यह आंध्र प्रदेश में है। महावीर सरकारी संग्रहालय आंध्र प्रदेश में पड़ता है। बी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब यानी राइट आंसर। अब देखिए, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय सांस्कृतिक विद्यापीठ, ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में। अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भाषा केंद्र यह साथियों गुवाहाटी में पड़ता है, याद रखिएगा। अगला, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है? तो ये वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है। यह साथियों वर्धा में पड़ता है, ठीक है। और वर्धा कहाँ पे है? तो आप कहोगे सर वर्धा महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे बना है महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में। दक्षिण क्षेत्रीय भाषा केंद्र कहाँ पे है? गंगोत्री, मान गंगोत्री। पूर्वी क्षेत्रीय भाषा केंद्र लक्ष्मी नगर। मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पे है? केरल में है साथियों। अगला, उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस नदी पर आयोजित किया जाता है? उज्जैन के अंदर, तो आप जानते हैं साथियों उज्जैन में क्षिप्रा नाम की एक नदी है, वहां पे आयोजन होता है कुंभ का। और आप जानते हैं कुंभ का आयोजन 4 स्थलों पर किया जाता है, जिनमें उज्जैन में आप देखेंगे तो क्षिप्रा नदी है। तो इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा? बी होगा साथियों आपका राइट आंसर। अब देखिएगा कहाँ कहाँ लगता है? तो हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर लगता है। प्रयागराज में गंगा यमुना और कल्पतित मतलब कल्पना काल्पनिक है सरस्वती, क्योंकि अभी दिखाई नहीं देती, वहां पे लगता है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे। नासिक में साथियों गोदावरी नदी के किनारे लगता है। तो इसके थोड़ा सा याद रखिएगा, इस समय चर्चा में है इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। अगला, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में है? आसान सा सवाल है, साइंस पर हमने चर्चा भी पहले किया हुआ है। तो यह आपका नई दिल्ली में पड़ता है, यानी जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा? बी होगा साहब आपका राइट आंसर, ठीक है। देखिए, बात करेंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की, तो नई दिल्ली में है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम देहरादून। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश। मैत्री व दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान ये अंटार्कटिका में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आप जानते हैं ये नई दिल्ली में। अगला, जेड मोड़ मोह होना चाहिए, जेड मोह सुरंग मोड़ सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मोह ही लिखा है, पेपर में भी शायद मोह ही लिखा है। तो 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में इसका उद्घाटन किया, बात सही है। यह सुरंग 6.5 किलोमीटर लंबी है, ये बात भी सही है। दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर है साथियों, ठीक है। जगमोह सुरंग की बात करेंगे तो 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में वहां पे गांदरबल जिले में इसका उद्घाटन किया। यह सुरंग श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनीर होना चाहिए और सोनमर्ग के बीच में लगभग में 6.5 किलोमीटर लंबी है और 2 लेन सड़क सुरंग है। यह सुरंग सोनमर्ग के लिए सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगा साथियों। आप जानते हैं सोनमर्ग और गुलमर्ग यह जो है पड़ता है, ठीक है। अगला है गितेगा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? गितेगा, गितेगा बुरुंडी की राजधानी है, बिल्कुल सही है। अगर आप बी सिलेक्ट करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गितेगा वह बुरुंडी की राजधानी है साथियों, ठीक है। जबकि बेलीज की राजधानी आप जानते हैं बेल मोपान है। बुरुंडी की राजधानी गितेगा। बेनिन की राजधानी पोर्टानोवा, जबकि मिन्स्क की राजधानी बेलारूस और वियना की राजधानी तो सबको पता है ऑस्ट्रिया होता है साथियों। अगला,
8 जनवरी 2025 को 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो पहली बार इसका आयोजन किया गया है कहाँ पे? उड़ीसा में। उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया है साथियों, और इसका थीम था विकसित भारत के लिए प्रवासी समुदाय का योगदान। और आप जानते हैं टोबैगो और त्रिनिदाद की राष्ट्रपति हैं क्रिस्टलिना कौर कंगालू, वो आई हुई थी साथियों। तो कहाँ पे इसका आयोजन किया गया? तो जवाब होगा शायद इसका आयोजन किया गया उड़ीसा में। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, इसका थीम क्या था? तो आप बताओगे सर इसका थीम है विकसित भारत के लिए प्रवासी समुदाय का योगदान। मुख्य अतिथि कौन है? क्रिस्टीना कार्ला कंगालू, जो कि टोबैगो और त्रिनिदाद की राष्ट्रपति हैं साथियों, है ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा हैती गणराज्य की मुद्रा है? हैती की मुद्रा कौन सी है? तो हैती की मुद्रा साथियों लेम्पीरा, यानी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रश्न का ए, पहला हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। लेम्पीरा नहीं होगा यार, लेम्पीरा हैती गणराज्य की राजधानी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि हैती होंडुरस की लेम्पीरा है, माफ करिएगा। इसकी राजधानी हैती की गोर्डी आता है साथियों। इसको एक बार आप लोग प्लीज यूट्यूब कमेंट मतलब देख लेना, मैं 100% श्योर हूँ ऐसे गोर्डी से लेकर के, क्योंकि हैती गणराज्य की राजधानी मुद्रा जो है वो गोर्डी है, पर आप लोग एक बार गूगल कर लेना, गलती मत करके जाना, ठीक है। जबकि लेम्पीरा ये होंडुरस की राजधानी है, होंडुरस की राजधानी है, ठीक है। हालांकि हमने एक्सप्लेन में बताया भी था, ठीक है। देखिए क्वींसलैंड की राजधानी क्या है? क्वींसलैंड की राजधानी है, तो एक बार आप प्लीज उसको चेक कर लेना, वहां पे थोड़ा बहुत ज्यादा डाउट है। तो आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में 6 प्रांत हैं, उनमें से जो क्वींसलैंड प्रांत है इसकी राजधानी साथियों ब्रिस्बेन है, और ये सवाल पेपर में टपकेगा। यहाँ पे इन 6 में से किसी एक की राजधानी आपसे पूछेगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो 6 प्रांत हैं इनमें से किसी एक की राजधानी, तो यहाँ पे जो क्वींसलैंड है इसकी राजधानी ब्रिस्बेन पड़ती है। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है कैनबरा, विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड है, जबकि उत्तरी प्रदेश यानी ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी प्रदेश आप मैप में देखना उसकी राजधानी रम जंगल पड़ती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी यह आपका पर्थ पड़ता है साथियों, ठीक है। अगला है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में कॉफी का उत्पादन किया जाता है? मैंने सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के अंतर्गत किया जाता है? ये सवाल क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका में कॉफी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, तो इस प्रकार से सी हो जाएगा आपका इस प्रश्न में राइट आंसर। आप जानते हैं भारत जो है विश्व में 7वां सबसे बड़ा कॉफी प्रोडक्शन के मामले में अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो भारत का जो स्थान है साथियों वह 7th पे आता है, जबकि फर्स्ट में आप जानते हैं ब्राजील जो है वो कॉफी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है साथियों। ब्राजील देश, ठीक है, वो कॉफी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है साथियों, तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा जो है। इसके बाद कौन करता है? तो ब्राजील के बाद आप देखेंगे वियतनाम और कोलंबिया। कौन सा? वियतनाम करता है, इसके बाद कोलंबिया करता है, वियतनाम करता है, इसके बाद कोलंबिया इसका प्रोडक्शन करता है। भारत में आप देखेंगे तो कर्नाटक सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन करता है। भारतीय कॉफी बोर्ड की बात करेंगे, यहाँ पे नोट करिएगा कि जो भारतीय कॉफी बोर्ड है साथियों, भारतीय कॉफी बोर्ड इसकी स्थापना कब की गई है? तो भारतीय कॉफी बोर्ड की स्थापना 1942 में किया जाता है, 1942 में किया जाता है। और भारतीय कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो कर्नाटका के बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। कर्नाटका के बेंगलुरु में इसका मुख्यालय साथियों, याद रखिएगा, कर्नाटका के बेंगलुरु में भारतीय कॉफी बोर्ड का मुख्यालय है। आज का आखिरी सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो अगर आपको ध्यान रखा तो 1770 में आपको याद होगा जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी, तो डी वाला विकल्प आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने अभी ऊपर देखा था, ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने करी? जेम्स कुक ने। कब करी? तो 1770 में साथियों की थी, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। देखिए ओशनिया की बात करेंगे तो ओशनिया देश में ऑस्ट्रेलिया आता है, न्यूजीलैंड आता है, मेलोनेशिया आता है, माइक्रोनेशिया आता है और पोलिनेशिया, ये जो है साथियों शामिल होते हैं। इसमें कुल 22 देश सम्मिलित होते हैं, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश साथियों है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, अतः इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल के आधार पर ऑस्ट्रेलिया जो है क्षेत्रफल के आधार पर साथियों विश्व का 6ठा जो है बड़ा देश है, क्षेत्रफल के आधार पे, ठीक है। मतलब वो 6ठा बड़ा देश है, मतलब सबसे छोटा ही देश है। अब आप समझ ही सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो ये थे साथियों आज के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको 50 में कम से कम 30 तो आपने कर ही लिया होगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए याद दीजिए, वंदे मातरम, जय हिंद।